हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटिव है। इसके कुछ वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं। आज मैं बनाने जा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे जरूर शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए, मेरा जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक रह गए थे। दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस, फोकल तल। पहले इसको हम कवर करते हैं, फिर समय मिलेगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला टॉपिक है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। एसएसटी क्लासेस या फिर फिजिक्स बाय सत्यदेव त्रिपाठी क्लास 10 डाल के आप सर्च कर सकते हैं। एपी एपरेचर एपरेचर ऑफ मिरर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो टॉपिक है, दर्पण का मिरर, दर्पण का द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स, दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, जहां से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं उसे भी हम दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। तो मेरा जो इसका है, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को के के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई विशेष कठिन नहीं है। देखिए, ये मान लीजिए, ये मेरा गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, ये आपका गोलीय दर्पण है। अब इसको हम, ये गोलीय दर्पण है, और यदि हम यहां से ऐसे लेप लगा दें, ठीक है ना, इसको हम यहां से ऐसे लेप लगा दें तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ये पॉलिशदार सतह है, तो प्रकाश के किरण का परावर्तन इधर से होगा। तो ये मेरा परावर्तक तल हो गया, और ये हो गया इसका ध्रुव हो गया। बात समझ में आई? यही कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको यहाँ से मिला दें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरा गोलीय दर्पण है, तो इसका व्यास ये होगा ना, इसको ऐसे हम डॉट डॉट करके ऐसे मिलाएं, तो ये जो मेरा डॉट डॉट वाला है, यही हमारा क्या है? दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक क्यों? क्योंकि अभी देखिए, यहाँ परिभाषा में लिखा गया है दर्पण के परावर्तक तल। तो दर्पण का परावर्तक तल ये है, तो ये इसका व्यास है, और इसी व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करें तो आप समझ सकते हैं प्रकाश, तो ये हमारा हमारा परावर्तक तल ये होगा, ठीक है ना। ये हमारा परावर्तक तल होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो जो प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से भी होंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ तक होंगी। तो हम कह सकते हैं यही हमारा दर्पण का व्यास है। तो ये जो व्यास है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और ये जो व्यास है, ये परावर्तक तल, ये इसका व्यास, तो यही हमारा हो गया दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दर्पण के परावर्तक तल को के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य फोकस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या है? प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु में से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु में से, जिस बिंदु में से होकर गुजरती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेप हमारा उभरे हुए तल पे लगेगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, तो ये जो किरण है, ठीक है ना, देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, यहाँ थोड़ा आप इसको हम यहाँ मिटा के लिख दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ठीक है, ये यहाँ रहेगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, पर आप फिर यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात। ठीक है, चलिए थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया, आप ऐसे लिख लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से आप काट दीजिएगा। ठीक, हम केयर नहीं किए। चलिए यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं, यहाँ से हम सही कर देते हैं। यहाँ से आपका, यहाँ से चूंकि ये गड़बड़ हो जा रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो किरण है ये प्रकाश स्रोत से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से आती है। तो यहाँ से गया और फोकस से आया। इस तरह से मान लीजिए यहाँ से कोई किरण जा रही है तो यहाँ जाएगी और ये फोकस से आएगी। बात समझ में आई? तो ये जो पॉइंट है ये भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसी को हम मुख्य फोकस कहेंगे। यही आपका है मुख्य फोकस, यही आपका है मुख्य फोकस। ठीक, या मान लीजिए ये हमारा गोलीय दर्पण ये भी है, और यहाँ मान लेते हैं लेप हमारा दबे हुए तल पे लगा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पोल होगा, ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा होगा फोकस। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहाँ से कोई किरण, इसको
मान लीजिए यहाँ से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे, ठीक है। तो जब जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसको हम डॉट डॉट करके मिलाएं तो आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि ये इसी पॉइंट से होके जा रही है। या सपोज करिए कि ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब यदि आप इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे इस किरण को, जो जो परावर्तित हो रही है इसी किरण को यदि आप ले जाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट से होके जा रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं ये इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो किरण है रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि ये किरण यप से आ रही है और ये यप से होकर जा रही है। तो ये जो बिंदु है इसी बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी देख लेते हैं, ठीक है। फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी के बाद फिर हमारा है फोकस तल। फोकस दूरी, फोकस दूरी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ठीक। फोकल लेंथ, FOCALLENGTS, फोकल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स फोकस दूरी क्या है? लेंथ बिटवीन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अर्थात मुख्य फोकस, देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा फोकस मान लीजिए है, ठीक है। तो ये P से और F के बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में भी समझ सकते हैं। इस तरह से उभरे हुए तल पे लेप लग गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया फोकस, F हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ इस पॉइंट P से इस पॉइंट F के बीच की ये जो दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी, ठीक है ना। फिर मेरा जो डियर स्टूडेंट्स जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस तल, ठीक है। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, वह तल फोकस तल, फोकस तल, ठीक। फोकल प्लेन, FOCAL, फोकल प्लेन PLANE, वह तल फोकल प्लेन मतलब फोकस तल। फोकस तल क्या है? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं,
ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक पिक्चर बना के इसका दर्पण का, ये मान लीजिए हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ ऐसे लेप लग गया, तो ये हमारा हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुख्य देखिए वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, तो ये जो हमारा तल है, ठीक है ना, ये मुख्य फोकस से होके जा रहा है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो इस पर क्या है, लंबवत, लंबवत मीन्स 90 अंश का कोण बनाए। तो ये देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस। बात समझ में आई, मुख्य फोकस है। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, तो ये मुख्य फोकस है, ये इससे होकर जा रहा है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो मेरा तल है, ये यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या है, फोकस तल है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ये स्टूडेंट्स है प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्पण की सहायता से आप प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे, कैसे प्रतिबिंब खींच सकते हैं, जिसके लिए 3 नियम है, और तीनों आप समझ लीजिएगा, बड़े है ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो किरण आरेख नहीं खींच पाएंगे, और किरण आरेख खींचने के लिए जरूरी है कि आपको ये तीनों नियम पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मेरा है प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो प्रतिबिंब खींचने के नियम, ठीक है ना, मेरा जो अगला टॉपिक है ये है प्रतिबिंब खींचने के मेरा जो अगला टॉपिक है ये है प्रतिबिंब खींचने के नियम, या प्रतिबिंब बनाने के नियम लिख देते हैं। क्योंकि जब हम किरण आरेख बोलेंगे तब खींचना बोलेंगे, जब प्रतिबिंब बोलेंगे तो बनना लिखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो ये स्टूडेंट्स, जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, ये 3 नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया मेरा पहला नियम। अब इसका देखिए, इसका पिक्चर क्या है। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ ऐसे लेप लग गया, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये पहला किनारा है M1, ये दूसरा किनारा है M2, M फॉर मिरर। तो M1 का मतलब मिरर का पहला किनारा, M2 का मतलब दूसरा किनारा या दूसरा छोर आप कह सकते हैं। ये लेप लगा है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया परावर्तक तल अंदर वाला, ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये जब यहाँ से टकराएगी तो ये मुख्य फोकस में से आएगी इस तरह से। बात समझ में आई। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये समांतर जा रही है। समांतर किरणें किसे कहते हैं, जो कभी ना काटे। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये पॉइंट ए पे आ रहा है, मान लीजिए ओ से चल रहा है, यहाँ से उद्गम स्थल इसका जो है, जो सोर्स है वो है, ओ से ए पे क्या हुआ, गिरा, ऑप्टेटिव हुआ, फिर ए से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में एफ में से होके जा रहा है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए मेरा उत्तल है, इस तरह से यहाँ लेप लगा है, ये हमारा मान लेते हैं पोल है,
ठीक है। और ये मान लेते हैं आपका, ये मान लेते हैं ये आपका फोकस है, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं ये कोई सोर्स है, यहाँ से कोई किरण ऐसे गई तो जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन आप देखोगे यदि इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली किरण इस पॉइंट एफ से जा रही है। बात समझ में आई। देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से मुख्य मुख्य फोकस मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जाने वाली जाने वाली अथवा जाने वाली अथवा अथवा मुख्य फोकस की ओर मुख्य फोकस मुख्य फोकस की ओर मुख्य फोकस की ओर जाति प्रतीत होने वाली जाति प्रतीत होने वाली किरण होने होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। बात समझ में आई। देखिए मान लीजिए ये मेरा अवतल दर्पण है इस तरह से, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इसको ऐसे हमने मिला लिया। मेरा पहला किनारा M1, ये दूसरा किनारा M2। बात समझ में आई। ये मान लेते हैं मेरा पोल है, ये मान लेते हैं इसको ऐसे यहाँ से मिलाए, ठीक, इस तरह से। ये मान लेते हैं हमारा फोकस है, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं फोकस से कोई किरण जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये ऐसे ये इसी के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई। ये आ रही है कहाँ से, ओ से, ये पॉइंट ए पे ऑप्टेटिव हो रही है, फिर यहाँ से ये, ठीक है, ए बी मार्ग से निकल जा रही है। तो ये जो ए बी है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, पीसी के पैरेलल है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पीसी पैरेलल ए बी, ठीक। तो यही है, यदि मुख्य फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पीसी के पैरेलल हो जा रही है। या इसको आप उत्तल दर्पण में भी समझ सकते हैं, या ऐसे लेप लग गया, ये मेरा हो गया पोल, ठीक, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस की ओर। ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है। बात समझ में आई। ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ये किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है। तो जब ये यहाँ टकराएगी, लेकिन रियल में होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, कि ये किरण यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। ये किरण जो आपकी है, ठीक है ना, ये जो किरण है डियर स्टूडेंट्स, ये किरण आपको ये यहाँ जाएगी और यहाँ से ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ ए पे आ रही है ओ से, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एफ की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है, मतलब प्रतीत हो रहा है कि एफ की ओर जा रही है। तो ये आपका हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा नियम है, इसको हम लिख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, ठीक है। तीसरा नियम है, यही तीनों नियमों में से किसी दो नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो जो मेरा तीसरा नियम है, लास्ट नियम है प्रतिबिंब बनाने का, ठीक है, वो क्या है, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, वापस
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा, देखिए यहाँ अभी अवतल का हम ध्यान नहीं दिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा अथवा की ओर जाति प्रतीत होने वाली, जाति प्रतीत होने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये ऐसे लेप लग गया, ये यमोन किनारा हो गया, ठीक, ये आपका लेप लगा है, ये M2 किनारा है, ये मान लीजिए पोल है, ये मान लेते हैं आपका फोकस है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्टूडेंट्स जो किरण वक्रता से जाएगी, ऐसे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ए पे ऑप्टेटिव हो रही है ओ से, तो पुनः यहाँ ए से फिर पुनः इसी मार्ग पर ऐसे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ओ से ए पे आ रही है, फिर ए से फिर इसी मार्ग से, ये देखिए यहाँ तीर लगाए, इसी मार्ग से वापस हो जाएगी। या मान लीजिए आपका इस तरह से है, उत्तर दर्पण मान लेते हैं, ये हो गया आपका M1 और ये हो गया M2, ये मान लेते हैं आपका हो गया पोल, और ये मान लेते हैं आपका हो गया फोकस, और ये मान लेते हैं हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये किरण सी की ओर जा रही है, सी की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसे आप डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सी की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। पहला नियम क्या है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, अथवा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण, ठीक, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो मेरा तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपकी समझ में आया होगा, आपको पसंद आई होगी। बस आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, यदि आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। फिर नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।